दोस्तों, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर ऑफ द कैश फ्लो बोर्ड गेम, फाउंडर ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन, रिच डैड कंपनी और न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर रॉबर्ट कियोस्की की बेहतरीन बुक्स में से एक द अनफेयर एडवांटेज की समरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है तो आप उनके बारे में पहले से ही काफी कुछ जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आपको इस समरी को सुनने के बाद यह एहसास हो जाएगा कि रॉबर्ट कियोस्की असल में कौन है। द अनफेयर एडवांटेज बुक गरीब लोगों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि इस किताब में राइटर ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसके बारे में अक्सर कोई बात भी नहीं करता। इस किताब में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अमीर और अमीर ज्यादा बन जाता है और गरीब अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते। ज्यादातर लोग इस वजह से अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी होती है। यहाँ हम आपको आपके स्कूल में पढ़ाए गए सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको भी इसके बारे में नहीं पता था। इस किताब में आपको इसी के बारे में डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पर किस तरह से कम वक्त में ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और जैसी जिंदगी आप अपने बचपन में जीना चाहते थे, आप बड़े होकर वही जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब की समरी में मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में ही अपनी पूरी सैलरी लगा देते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही बनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काम करते हुए बहुत ज्यादा वक्त हो गया है और अब आपकी एज नहीं बची है कि आप अपना प्रोफेशन बदल सकें या फिर कुछ और ट्राई कर सकें, तो आप गलत हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने 60 साल के बाद भी अपना प्रोफेशन बदला है और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं और पैसों की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। फिर से बंदर बनने की राह पर तो नहीं। स्कूल बच्चों को कामयाब इंसान नहीं बल्कि कामयाब एम्प्लॉय बनाते हैं। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है तो ये बात ज्यादा वक्त तक छुपी नहीं रह सकती, और एक वक्त के बाद सभी को पता लग जाता है कि इस इंसान के पास काफी पैसा है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इंसान खुद भी चाहता है कि लोग जाने कि वो कितना अमीर है। वहीं इसके ठीक उलट, जब किसी इंसान के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वो ये चाहता है कि लोग इस बात को जितना कम जाने उतना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में दिखावा बहुत ज्यादा किया जाता है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस किताब की समरी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस किताब के राइटर रॉबर्ट कियोस्की का भी यही मानना है। और जब उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया था तब उनके मन में भी ये बात आई थी कि लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना सही है या नहीं। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इस किताब को कंप्लीट करेंगे और पब्लिश भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जान सकें कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। और हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीबी के दलदल में और ज्यादा ही धंसते चले जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अफ्रीका और यहाँ तक कि एशिया में रहने वाले कई लोग हजारों सालों से बंदर पकड़ने के लिए एक अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वो एक ऐसे पेड़ की तलाश करते हैं जिसके बीच में एक होल हो, यानी कि एक छेद हो, और वो उस होल के अंदर कुछ फ्रूट्स रख देते हैं ताकि बंदर उन फ्रूट्स को देखने के बाद उनकी ओर भागे चले आएं। उसके बाद बंदर फ्रूट्स को अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और अपने हाथ बंद कर लेता है, जिसके बाद वो उस होल के अंदर फंस जाता है। अब उसे उस होल से अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए अपनी मुट्ठियां खोलनी होंगी, लेकिन वो चाहकर भी अपनी मुट्ठी को नहीं खोलता क्योंकि उसके हाथ में तो फ्रूट्स हैं। इसी बात का फायदा लोग उठाते हैं और बंदर को पकड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, हम कोई बंदर पकड़ने तो नहीं जा रहे।
लेकिन इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आपको ये समझना होगा कि आज के समय में इंसान फिर से पहले की ही तरह बंदर बनता जा रहा है। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो एपिसोड खत्म होने तक आपको भी इस बात का पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आप भी किसी बंदर से कम नहीं है। जैसे बंदर फलों को अपने हाथों से चिपकाए रहता है, उसी तरह आजकल इंसान नौकरी और पैसों से चिपका रहता है और उसे यह अंदाजा भी नहीं लगता कि उसकी जिंदगी इसी तरह से गुजरने वाली है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक एम्प्लॉय के तौर पर गुजार देते हैं और हमेशा सरकार को टैक्स देते रहते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी इसी तरह से बिताना चाहते हैं? परेशानी की बात यह है कि आज के वक्त में ऐसा माना जाता है कि जो इंसान एक अच्छी नौकरी करता है और सरकार को टैक्स देता है, वो काफी कामयाब है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि आप कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना करते हो, हैं तो आप एक एम्प्लॉय ही, और आपका बॉस जब चाहे आपको नौकरी से निकाल सकता है। साल 2007 में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, तब लोगों के मन में यह डर बैठ गया था कि उनकी नौकरी न जाने कब उनके हाथों से निकल जाएगी, और वो इस वजह से और ज्यादा मेहनत करते थे ताकि उनका बॉस या फिर उनकी कंपनी उन्हें नौकरी से ना निकाल सके। बहुत से लोगों ने अपने खर्चों में भारी कटौती की और ऐसे न जाने कितने काम किए जिससे वो पैसा बचा सकें और अपनी नौकरी को स्टेबल कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस वक्त अमीरों को इसका कितना नुकसान हुआ था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नुकसान सिर्फ मिडिल क्लास तबके के लोगों को ही हुआ था और उन लोगों ने ही इस मुसीबत का सामना किया। ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ये दौर लगभग 3 सालों तक चला और 2010 में जाकर लोग थोड़ा सा स्टेबल हो पाए। लेकिन इन 3 सालों के दौरान मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों ने काफी कुछ झेला। अपनी नौकरी और अपने घर को बचाने के लिए अलग अलग तरह के काम किए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा भी उन लोगों के पास कोई ऑप्शन था? ज्यादातर लोग बस ये इंतजार कर रहे थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस जल्दी से खत्म हो जाए और कंडीशन पहले से बेहतर हो जाए। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो उन लोगों के पास और भी ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन वो उन ऑप्शंस को देख नहीं पाए क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। अब आप कह रहे होंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो किसी भी इंसान के पास बहुत कम ही होती है क्योंकि ये तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती। आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अवेयर ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जब उनके ऊपर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय इंतजार करने के। आपने लोगों को ये कहते हुआ तो सुना होगा कि इंसान को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इंसान को पूरी तरह से कमजोर बना देता है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप कर्ज लेकर अपने आप को और ज्यादा अमीर बना सकते हैं। इसके बारे में आप आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या आप फाइनेंशियल एजुकेटेड हैं? आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको किस हद तक अमीर बना सकती है और आपको खुद को बाकी लोगों से किस तरह से अलग कर सकती है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि वक्त के साथ साथ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। बात चाहे सोने चांदी की हो या पेट्रोल डीजल की हो या फिर खाने के लिए आटा या चावल की हो, सभी के रेट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा बहुत कम ही सुनने में आता है कि किसी के रेट कम हुए हों। अगर रेट कम भी होते हैं तो वो इतने ज्यादा कम नहीं होते कि आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो सके। ऐसे में अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप इस बात को जानते हैं कि आने वाले सालों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है या फिर सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है, तो आप सोना खरीदने में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुअर डैड और उनकी कहानी। आजादी और सुरक्षा दोनों के बीच के फर्क को समझने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना जरूरी है। 1973 में जब राइटर वियतनाम वॉर से वापस लौटे तो उनका मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में अभी 1 साल और बाकी था। उस वक्त वो सोच रहे थे कि वो लाइफ में आगे क्या करेंगे। 1973 में उनकी उम्र महज 26 साल थी। वो कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे और उनके पास 2 प्रोफेशनल लाइसेंस भी थे, जिनमें से एक लाइसेंस स्टैंडर्ड ऑयल सील करने का था और दूसरा लाइसेंस पायलट का था, और दोनों ही जॉब में उनके पास सिक्योरिटी भी थी।
और उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। लेकिन वो इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि उन्हें असल में क्या करना चाहिए। इसके बाद उनके डैड ने उन्हें यह सलाह दी कि उन्हें दोबारा कॉलेज जाना चाहिए और अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हालांकि राइटर बताते हैं कि परेशानी की बात यह है कि उनके डैड 1973 में 54 साल के हो गए थे और वो स्टेट ऑफ हवाई में फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन में काम कर चुके थे और फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उनके पास रोजगार इसलिए नहीं था क्योंकि वो जिस पोस्ट पर थे उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि सिस्टम की कुछ चीजें उन्हें पसंद नहीं थी और वो जिस तरह से काम करना चाहते थे उन्हें उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखने वाली बात यह है कि राइटर के डैड काफी एजुकेटेड थे और उनके पास काफी नॉलेज भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे थे और हालात इतने बिगड़ गए कि वो जो काम कर रहे थे उन्हें वो भी छोड़ना पड़ गया। जिसके बाद राइटर के डैड ने अपना आइसक्रीम का बिजनेस किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो भी बुरी तरह फेल हो गया। इसलिए राइटर अपने पुअर डैड की कही हुई बातों को फॉलो नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके डैड चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है उनका बेटा भी ठीक उसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चले। लेकिन राइटर ये बात जानते थे कि उनके फादर के पास नॉलेज और एजुकेशन होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हमें ये समझना होगा कि एजुकेशन एक प्रोसेस है। इंसान स्कूल जाता है कुछ बनने के लिए, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। अब मान लीजिए अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप फ्लाइट स्कूल में जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे आर्मी स्कूल भी हैं जहां बच्चों को पहले दिन से ही पता होता है कि आखिर उसे जिंदगी में क्या बनना है। लेकिन जब हम नॉर्मल स्कूलों की बात करते हैं जहां प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, वहां जाकर बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें क्या बनना है। और जब वो बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो बिल्कुल क्लूलेस होते हैं और उन्हें अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, क्योंकि स्कूल में असल में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो एक दिन आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि आप कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना कर लें, आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद और इतना पैसा कमाने के बाद भी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। दरअसल होता यह है कि चाहे स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसके पास दो तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। या तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखे या फिर कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी भी उसे दो तरह की मिल सकती है, पहली गवर्नमेंट जॉब और दूसरी प्राइवेट जॉब। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का जो हाल है उससे तो आप सभी वाकिफ होंगे और आपको पता भी होगा कि आज के वक्त में कोई गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल काम है। भले ही आप एक गवर्नमेंट टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद भी अगर आप लकी हुए तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट। कई बार हमारी गलतियां हमें वो सब सिखा देती हैं जो कोई कभी नहीं सिखा पाता। स्कूल में जब कोई बच्चा कोई गलती करता है और लगातार उस गलती को रिपीट करने लगता है तो पूरी क्लास और यहाँ तक कि पूरा स्कूल उसे बेवकूफ समझने लगता है। लेकिन जब वही बच्चा अपनी गलतियों से सीख लेता है तो वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हो सकता है आपके भी क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हों जिन्हें सब बेवकूफ समझते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छा किया है। राइटर खुद बताते हैं कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं अपने बाकी क्लासमेट्स के कंपैरिजन में उनसे ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। कुछ क्लासमेट्स डॉक्टर और वकील बन गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज्यादा पैसा इसलिए कमा पाता हूँ क्योंकि मैंने स्कूल के वक्त में काफी गलतियां की थी और जब मैंने उन गलतियों से सीख ली तो मेरी जिंदगी बदल गई। यह कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कूल में बेवकूफ ही बनना पड़ेगा। राइटर तो ये कहना चाहते हैं कि जिस इंसान ने गलतियां की होती हैं और अपनी गलतियों से सबक लेकर कुछ सीख लेता है तो वो एक अलग तरह की मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और राइटर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किताब में बताई गई सारी चीजें आपकी जिंदगी में बिल्कुल फिट हो।
क्योंकि हर इंसान की जिंदगी अलग अलग होती है। लेकिन इस किताब की समरी के जरिए आप इतना समझ सकते हैं कि सही और गलत क्या है और अब तक आप क्या गलती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप चाह कर भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं। दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हर वक्त सरकार को या फिर अमीर लोगों को कोसते रहते होंगे और उन्हें बुरा भला कहते होंगे, और इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर जाती होगी। वो खुद कुछ नहीं कर पाते, उल्टा अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों पर ब्लेम डालते रहते हैं। ये बात अलग है कि वो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सही गलत समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी तरह या फिर आपके फादर की तरह कोई और गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जगह खुद मेहनत करने लग जाए और खुद अमीर बन जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। इंसान के पास अगर कुछ रह जाता है तो सिर्फ नॉलेज ही रहती है, और सही नॉलेज असल में बहुत सारे पैसों के बराबर होती है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है इस बात की जानकारी उनके पास नहीं होती। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिनके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। ऐसे में राइटर कहते हैं कि अगर आपको सच में नहीं पता है कि आपको अपने 1 लाख रुपयों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से पूछने लग जाते हैं कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। इसके बाद उन्हें कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जिससे उनका खुद का ही नुकसान होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो कुछ वक्त के लिए अपने पैसे मुझे दे दो और वक्त आने पर मैं उन्हें लौटा दूंगा। या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं बड़ी कंपनी को जानता हूं जहां तुम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर आप उसके कहने पर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको एक वक्त के बाद ये रियलाइज होगा कि आप अपना सारा पैसा खो बैठे, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से नहीं पूछते कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, उसी तरह से आपको पैसों के बारे में भी लोगों से नहीं पूछना है कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे में सवाल आता है कि हम अपनी इस आदत को कैसे बदल सकते हैं, या फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें किस जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां से हमें एक वक्त के बाद मुनाफा भी मिलने लगे। तो इसके लिए राइटर ने सबसे जरूरी बात बताई, यही है कि आपको पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। जब आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते। इमोशनल फूल। दिमाग से कमजोर लोग ही ये कहते हैं कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, लेकिन वो फिर भी उसे किसी को नहीं बेचते, क्योंकि वो अपनी जमीन के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इमोशनल फूल बनना बंद करना होगा। इसके साथ साथ आपकी हर वो आदत जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, आपको उससे किनारा करना होगा। राइटर बताते हैं कि उनके रिच डैड के पास 4 ग्रीन हाउसेस थे, जिसे वो रेड होटल में तब्दील करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि जब वो इन ग्रीन हाउस को होटल में बदल देंगे तो वो काफी पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने राइटर से ये भी कहा कि मैं तुम्हारी तरह ज्यादा स्कूल तो नहीं गया, नहीं मेरे पास कोई अच्छी डिग्री है, लेकिन मैंने बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की हैं और ऐसे कोर्स किए हैं जिनसे मैं खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सकता हूँ। एक दिन राइटर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने रिच डैड के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उन्होंने सच में अपना रेड होटल बना लिया है। जिसके बाद राइटर को महसूस होता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सच था और उन्होंने अपनी कही हुई बात पूरी भी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, राइटर बताते हैं कि उनके आखिरी दिनों में उनके पास एक नहीं बल्कि 5 रेड होटल थे और सभी अलग अलग आइलैंड्स पर मौजूद थे, और उन सभी होटलों से उनके पास अच्छा खासा पैसा आता था। राइटर के रिच डैड ने कभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। वो लगातार सीखते रहते थे और खुद को हर रोज और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप स्मार्ट नहीं बनेंगे
तो आप जितना भी पैसा कमा लें, वो गवर्नमेंट आपसे अलग अलग तरीके से ले ही लेगी। 1986 में जब राइटर की शादी हुई थी तो बहुत से कपल्स की तरह इनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं था और ये फाइनेंशियली काफी कमजोर भी थे। इतना ही नहीं, उस वक्त राइटर के ऊपर $1 मिलियन से भी ज्यादा का कर्ज था। उन्होंने जहां भी पैसा लगाया था उनका पैसा डूबता जा रहा था। उसके बाद 1988 में वॉकर बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। सभी को ऐसा लग रहा था कि बुश के प्रेसिडेंट बनने से इकोनॉमी में सुधार आएगा और लोगों की परेशानी कम होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और जिन लोगों ने अपना घर लोन पर ले रखा था उन सभी को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इसके बाद राइटर ने यह फैसला किया कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उस वक्त उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सकें। जिस भी बैंक के पास वो लोन लेने जाते थे वो बैंक उन्हें मना कर देता था और बैंक उनसे यही सवाल करता था कि तुम इतनी प्रॉब्लम में फंसने के बाद भी और लोन क्यों लेना चाहते हो। लेकिन फिर भी राइटर और उनकी वाइफ ने हार नहीं मानी। वो लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करती रहीं। वो चाहती थीं कि वो हर साल कम से कम 2 घर खरीदें ताकि 10 साल के अंदर वो 20 घर खरीद सके और यही उनका गोल भी था। स्टोरी ऑफ रॉबर्ट कियोस्की। इस दुनिया में सिर्फ बैंक ही है जो उधार लेने वालों को पसंद करता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं वो पैसा बचाने वाले को नहीं बल्कि पैसा खर्च करने वाले को पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक खुद भी तो इस तरह से ही पैसा कमाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो बैंक को हमेशा उधार लेने वालों की जरूरत होती है, बचत करने वालों की नहीं। अगर आप उधार लेना बंद कर देंगे तो बैंक को इससे काफी नुकसान होगा और इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। राइटर जब 18 साल के थे तो उन्होंने हवाई शहर को छोड़ दिया था और वापस घर लौट आए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर अपने बड़ों की बात सुनी है। वो जो भी कहते थे उनके नक्शे कदम पर ही चलते थे। इसलिए उन्होंने स्कूल पूरा किया और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद नौकरी भी करनी शुरू कर दी। जब उनकी उम्र 21 साल हो गई तब वो काफी अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए थे। राइटर बताते हैं कि 21 साल की उम्र में वो इतना पैसा कमा रहे थे जितना उनके पुअर डैड भी नहीं कमा पा रहे थे, जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी राइटर को ऐसा लग रहा था कि वो कम पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी नौकरी करनी शुरू की। यहाँ पर उन्हें पहले के मुकाबले अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन यहाँ भी राइटर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला था। उनकी उम्र अब 26 हो गई और उन्हें अब पता था कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या बनना है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक बार मुझे अपने डैड से मिल लेना चाहिए। वो अपने दोनों डैड से मिले जिन्हें वो पुअर डैड और रिच डैड कहकर बुलाते थे। पहले वो अपने पुअर डैड से मिलते थे और उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। उनके पुअर डैड ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें एयरलाइंस में काम करना चाहिए, जैसा तुम्हारे बाकी साथी कर रहे हैं। लेकिन राइटर ने उन्हें बताया कि मैं एयरलाइन में काम कर चुका हूं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें फिर स्टैंडर्ड ऑयल में वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हें काफी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर तुम स्टैंडर्ड ऑयल में काम करते हो तो तुम्हें साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना पड़ेगा। 5 महीने तुम छुट्टी पर रहोगे। लेकिन अपने पुअर डैड की इन सभी बातों से राइटर कुछ ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे और वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद उनके डैड ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें अपनी मास्टर की डिग्री पूरी कर लेनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब राइटर ने अपने पुअर डैड के ये वर्ड सुने तो तुम्हें मास्टर कर लेना चाहिए और सरकार उसके बाद तुम्हें कोई भी अच्छी नौकरी दे देगी, तो इससे उनका मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि उनके पुअर डैड ने जिंदगी भर जो कुछ किया है अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी ठीक उसी तरह करे। लेकिन राइटर जानते थे कि उनकी डैड के पास 54 साल की उम्र में भी कुछ नहीं था। वो बेरोजगार हो चुके थे। उन्होंने जितनी सेविंग कर रखी थी उससे उनका गुजारा चल रहा था। उन्होंने जितने प्लान बना रखे थे वो सब एक एक करके फेल होते जा रहे थे। ये सब देखने के बाद राइटर इस बात पर फैसला नहीं ले पा रहे थे कि वो अपने पुअर डैड की बात माने या ना माने, क्योंकि उनके डैड ऐसी सलाह दे रहे थे जो असल में कारगर नहीं है।
राइटर इस बात को जानते थे कि उनके डैड बहुत ज्यादा मेहनती थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर बचपन से ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए राइटर फैसला करते हैं कि वो अपने पुअर डैड की बात ना मानकर रिच डैड की बात मानेंगे, क्योंकि राइटर बताते हैं कि वो बचपन से ही एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसके बाद राइटर अपने रिच डैड से मिले और उनके सामने उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में किया है, मैं बिल्कुल आपके ही नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। इसके बाद उनके रिच डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली ये कि तुम्हें बेचना आना चाहिए। अगर तुम बेचना सीख गए तो तुम पैसा इकट्ठा कर पाओगे। दूसरी चीज, तुम्हें ये सीखनी है कि तुम्हें बाजार को समझना होगा और बाजार को समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। और जब तुम बाजार को ढंग से समझने लग जाओगे तो तुम भविष्यवाणी कर सकोगे, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सच साबित होगी। कंपनसेशन। गरीब लोग पैसा सेव करते हैं, जबकि अमीर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा है तो उसमें आपने ये जाना होगा कि गरीब इंसान हमेशा पैसों के लिए ही काम करता है, जबकि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये बात समझ में ना आई हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अमीर तो बस पैसों के भूखे होते हैं और वो पैसों के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। और यही वजह भी है कि वो अमीर होते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बात में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो पैसों के भूखे जरूर हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त वो अमीर होते हैं उस वक्त वो पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि किस तरह से अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते? तो इसका जवाब जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के मौजूदा वक्त में पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं रहा है। आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी सुकून से जीनी है तो उसके लिए ये जरूरी था कि वो कड़ी मेहनत करे, अपने लिए जितने हो सके उतने पैसे बचाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब अगर आप पैसों के लिए काम करेंगे तो आप उतने ही कम पैसे कमा पाएंगे। दरअसल हो ये रहा है कि जब इंसान कड़ी मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करता है तो उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ने लगती हैं, जिसे पूरा करने के लिए वो बैंक से लोन लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद होती है कि वो आसानी से लोन चुका देगा। लेकिन जब आप लोन ले लेते हैं, आप जाल में फंस जाते हैं और ये साइकिल आपकी जिंदगी भर चलता रहता है। इसके अलावा जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो आपको अपनी मेहनत का पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में भी देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार लोगों के दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि मैं आखिर मेहनत ही क्यों करूं, जब मुझे मेहनत करने के बाद भी पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है और मैं अपने लिए सेविंग भी नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर मेरे मेहनत करने का आखिर क्या फायदा है? राइटर यहाँ पर अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि 1950 के दशक में उनके पुअर डैड की जितनी भी सैलरी थी उससे 6 लोगों का पेट भी नहीं भर पा रहा था। और पैसा बचाना तो बहुत दूर की बात है, वो ज्यादा पैसे कमाने की जितनी ज्यादा कोशिश करते थे उतनी ही हार मान लेते थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी एक और डिग्री कंप्लीट करेंगे ताकि उन्हें अच्छी सैलरी मिल सके। 1960 के दशक में उनके करियर की काफी अच्छी शुरुआत हुई। वो काफी अच्छा पैसा भी कमाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने नया घर खरीद लिया था और एक नई कार भी खरीद ली थी। इसके अलावा उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। तो कहा जाए तो सैलरी बढ़ने के बाद भी उनके खर्चे और ज्यादा बढ़ गए और सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी रही और उनके पास तब भी सेविंग के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बच पाते थे और ये सब ऐसे ही चलता रहा। राइटर बताते हैं कि उनके पुअर डैड के दोस्त उनसे अमीर होते जा रहे थे और उन्हें देखकर मेरे पुअर डैड थोड़ा जेलस भी फील करते थे और यही वजह भी थी कि उनके मन में ये विश्वास आ गया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में सच नहीं है। ऐसा वो सिर्फ इसलिए सोचते थे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। हालांकि राइटर बताते हैं कि उनके पुअर डैड काफी पढ़े लिखे थे और उनके पास काफी नॉलेज थी, लेकिन पैसों के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी।
और यही वजह थी कि वो बार बार अपने हर काम में फेल होते जा रहे थे। क्या आपने सोचा है कि अगर अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते तो आखिर किसके लिए काम करते हैं? तो इसका सीधा जवाब ये है कि अमीर उन जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है, और ज्यादातर उन्हें प्रॉफिट मिलता भी है क्योंकि वो अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं ताकि उनका पैसा किसी भी सिचुएशन में ना डूबे। अमीर इंसान ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जहां से उसे प्रॉफिट मिलता है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी। यही वजह भी है कि मंदी के दौरान भी अमीर लोग बिजनेस कर लेते हैं और पैसा कमा पाते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आप उसे अपने बैंक अकाउंट में रख सकें, तो आपकी ये आदत आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी।